लेकिन राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये पूरे इंडिया ब्लॉक पर ही क्या भारी पड़ गई है? जब से इस यात्रा को लेकर ऐलान हुआ तब से बयान आने, उसी गठबंधन की दलों की तरफ से बयान आने लग गए थे कि ये वक्त था जब सीट शेयरिंग होनी थी और यहां पर यात्रा पर ध्यान लगाए बैठी है कांग्रेस। और जिस जिस राज्य में जा रही थी कांग्रेस कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर बंगाल की बात करूं, बंगाल में घुसने से पहले ही वहां से ममता दीदी एकला चलो का नारा दे देती है। बिहार में एंट्री होने वाली थी तो यहां से नीतीश चले जाते हैं। अब यूपी में आगे क्या होगा, मुंबई में आगे क्या होगा, इस पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि फाइनल डील क्या हुई अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं, और बयान जेडीयू ने तो साफ तौर से कह दिया ना कि कांग्रेस ही थी इस टूट का कारण, वो गए ही कांग्रेस की वजह से है। तो अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो ये कश्ती है, जो भंवर में फंसी हुई दिख रही है, लग रहा है किनारे लग पाएगी। देखिए पूजा, पहली बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बात है तो वो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा करके नहीं लड़ी जा सकती। इसकी एक रणनीतिक पृष्ठभूमि बनानी होगी और विपक्ष के नेताओं को एक साथ लाने का और एक साथ बैठने का। आप विपक्ष के नेताओं को बहुत दोष इसलिए नहीं दे सकते कि वो लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक, वो सब एक मंच पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा एकजुट बनने की तैयारी की। लेकिन आप देखिए, जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने हर बार उसका एक तोड़ निकाला। आपको याद होगा, पहली बैठक में प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ गए थे और दूसरी बैठक के पहले ही प्रफुल्ल पटेल उधर से एनडीए में आ गए। दूसरी बैठक हुई, उसके बाद क्या नतीजा निकला आप ये भी देखिए। तीसरी बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गए थे। न वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, न नीतीश इंडिया गठबंधन में रहे। तो बीजेपी ने ये कोशिश, कहते हैं ना कभी कभी एक कहावत है कि युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जाना बेहतर है। तो एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ इस मुगालते में रहे कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के चेहरे के तौर पर हम नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत जाएंगे, सिर्फ चेहरे की बदौलत ही हम जीत जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें यह मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलना होगा, इसलिए वो किसी मुगालते में नहीं रहते। वो श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सब कुछ करते हैं, बावजूद इसके सिर्फ श्री रामलला नैया पार लगा देंगे, वो ऐसा नहीं मानते हैं। उसके ख़त्म होने के बाद ही उन्होंने 23 तारीख से बिहार का काम शुरू कर दिया। अभी आने दीजिए, मुझे लगता है कि एक और प्रदेश है जहां इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री शायद पाला बदल दें और वो एनडीए में आ जाएं। इस तरह की चर्चा होने लगी है। और हुआ क्या, ऐसा कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दोबारा समर्थन, तिबारा समर्थन, चौथी बार समर्थन देके मुख्यमंत्री बना के अंदर से बहुत खुश है या उसे इस बात के लिए गर्व है। नहीं, समय की नजाकत थी। क्योंकि अगर आप देखें 140 सीटें साउथ में आती हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 19 के मुकाबले निश्चित तौर पर कमज़ोर। केरल और तेलंगाना में सरकार बन गई है, केरल और तमिलनाडु में तो उनकी स्थिति नहीं है वहाँ पर पहुँच। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था, तेलंगाना में, लेकिन माना ये जाता है वहाँ सरकारों के बदलने और कुछ एक कारण और है, तो वहाँ वो स्थिति नहीं है। लेकिन जो 140 सीटें दूसरी बस्ती थीं, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे बिहार और जैसे महाराष्ट्र, ये इन सीटों पर, और झारखंड, इन सीटों पर अगर इंडिया ब्लॉक एक साथ लड़ता तो निश्चित तौर पर एनडीए को वो सफलता नहीं मिलती जो 2019 में मिली थी। इस बात का जमीनी हकीकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को था और इसीलिए उन्होंने भारी मन से, मैं कहता हूँ शायद कलेजे पर पत्थर रखा होगा। इसीलिए देखिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा था दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो सिटकिली लगाना भूल गए कि मजाक में लोग कह रहे, तो वो नहीं आए शपथ ग्रहण समारोह में। तो और ऐसा ना मानिए कि यही नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। ये वक्त की नजाकत थी और नीतीश कुमार के जाने से बिहार में सरकार बन गई या एनडीए को सीटें मिल जाएंगी 2019,
इतना ही नहीं है, उन्होंने एनडीए, जो आदमी इंडिया का कन्वेनर बनने के करीब था, जिस आदमी ने विपक्षी एकता की शुरुआत की, जिस आदमी ने सारे राजनीतिक दलों को पटना में बुला लिया, विपक्षी दलों को, उसी आदमी को एनडीए में शामिल करके इंडिया गठबंधन चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार गया। ऐसी मनस्थिति, ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों की जनता पर डालने का काम किया है। अब हर आदमी के दिमाग में यह बात है कि 2024 का चुनाव अब कैसे लड़ा जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस अकेले लड़ेगी क्या? और दूसरी बात, कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, मैंने एक दिन और आपसे कहा था, आदमी कहने के लिए लोग कह देते हैं कि इस संस्थान से बड़ा व्यक्ति नहीं होता, पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होता। दरअसल कोई भी संस्थान, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था व्यक्ति से ही बनती है और उस व्यक्ति के न रहने पर उसकी कमी महसूस की जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अपने आप को रणनीतिकार चाहे जितने लोग मानते हों, लेकिन अब पता चल रहा होगा कि अहमद पटेल की हैसियत और उनका व्यक्तित्व और रणनीतिक और राजनीतिक कौशल कैसा था। आप यकीन मानिए मेरी बात का, पर्सनली मैं ये मानता हूं कि अगर अहमद पटेल जिंदा होते तो आज जो कांग्रेस की गति दुर्गति हो रही है गठबंधन के मामले में, बाकी चुनावी तो उनका प्रदर्शन अच्छा खराब होता रहता है, उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो गठबंधन की और लोगों को जोड़े रखने की जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, एक आदमी अगर रहता कांग्रेस पार्टी में तो आप देखती ये स्थिति परिस्थिति नहीं आती। कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक जिम्मेदार है कि इंडिया गठबंधन को जिस तेजी के साथ आगे उसे ले जाना चाहिए था वो नहीं ले जा सकी, और उसमें उसकी राजनीतिक चालबाजियां थीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र और माफ कीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो जीत जाएंगे, कम से कम 2 तो जीत ही जाएंगे, तेलंगाना जीत जाएंगे, उसके बाद वो गर्दन उठा करके विपक्षी दलों और एक राज्यों के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ केवल कांग्रेस लड़ सकती है, आप हमारा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिए, हम आपके राज्य में कमज़ोर हो चुके हैं, अब हम खड़े हो जाएं। और इसका मौका विपक्षी दलों ने नहीं दिया और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि अभी और टूटे तो इसमें कोई दो राय नहीं हो। बिल्कुल, और आपके इसी कोर्ट के साथ में आगे बढ़ रही हूँ।